बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज खरी बात करेंगे मुल्क में पानी की तकसीम। पानी पे पाकिस्तान के अंदर कई दहाइयों से छोटे और बड़े सूबों की लड़ाई चल रही है। कभी कालाबाड़ डैम के नाम पे, कभी थल कैनाल के नाम पे, कभी किसी डैम के नाम पे। आजकल सबसे बड़ा जो तनाज़ा चल रहा है शेख कैनाल। सिंध की तरफ से शदीद एतराज़ पंजाब और वफाक के ऊपर किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियादों पे मुज़ाहरे, एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया ट्रायल हो रहा है। पानी तो वैसे ही इंसान की ज़िंदगी है और दुनिया में अगर पानी ना हो तो इंसानी ज़िंदगी समेत जानवर, हैवान, परिंदे, कोई भी चीज़, दरख्त ज़िंदा नहीं रह सकते। इस पानी की ज़िंदगी पे पाकिस्तान के अंदर कई दहाइयों से एक हथियार के तौर पर कभी सियासत, कभी लसानियत, कभी क्या, पानी एक बहुत बड़ा सियासी हथियार भी बन गया है, बम भी बन गया है, बड़ी ताकत भी बन गया है। और ये ताकत का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आलमी कवानीन के मुताबिक आबी वसाइल पे और कौमी सतह पे कवानीन बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं। इस सारे पानी के मसले पे आज खुल के खरी बात करेंगे कि पानी पे सियासत क्यों, कौन कर रहा है, करवा रहा है, हो रही है, हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। आज हमारे साथ तीन अहम मेहमान मौजूद हैं। शाह बोस्तो साहब खुद दानिशवर हैं, राइटर हैं और बड़े अच्छे सीनियर कानूनदान हैं। शाह साहब, आपकी मेहरबानी कि आज आपने खरी बात के लिए वक्त निकाला। दूसरे मेहमान इरसा के इंडस रिवर अथॉरिटी के मेंबर एहसान लिगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पानी के मामले पे टेक्निकली बड़ी महारत रखते हैं। लिगारी साहब, आपकी मेहरबानी। तीसरे हमारे मेहमान अमाला शेख साहब मौजूद हैं। दानिशवर भी हैं, अदीब भी हैं, लिखते भी हैं, वकील भी हैं और कौम पर सियासत में बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा और मुल्क की सियासत पे गहरी निगाह रखते हैं। अमान शेख साहब, आपकी मेहरबानी। सबसे पहले मैं दोस्तों साहब आपकी तरफ आऊँगा कि पानी ख़ास करके इस वक्त अगर बात करें सिंध की तरफ से कालाबाड़ डैम पे भी एतराज़, थल कैनाल पे भी एतराज़, आज जो एतराज़ है वो शेख कैनाल और आप समेत बहुत सारे दानिशवर, अदीब, वकील सिंध की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए पंजाब के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज भी कर रहे हैं। आप एक कानूनदान भी हैं बेहतरीन किस्म के। तो ये जो कानून है वो क्या कहता है कि इंडस रिवर पे जो पानी सिंध पे हमेशा एतराज़ होता है, तो बुनियादी तौर पे कानूनी नुक्ता निगाह के तौर पर कहानी असल क्या है कि क्यों एहतजाज हो रहा है और कानून क्या कहता है इस हवाले से। मेहरबानी भुट्टो साहब। देखें, पाकिस्तान एक फेडरेशन के तौर पे पैदा हुआ था और फेडरेशन के तौर पे ही चलना था। 1940 का रेजोल्यूशन तो एक कन्फेडरेशन की बात कर रहा था, स्टेट्स की बात कर रहा था। 1946 में फिर स्टेट का तस्वुर आया, लेकिन वो स्टेट जो थी वो एक फेडरल स्टेट थी। और जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए उसमें भी ये बुनियादी उसूल जो है फेडरेशन का उसको रखा गया। तो ये अब हम जहन में रखें कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और फेडरेशन का मतलब ये होता है कि आप सूबे और वफाक के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और आपके रिसोर्सेज के हवाले से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और सारे बाकी रिसोर्सेज के हवाले से आइन के अंदर एक तरीका दिया गया है कि फेडरेशन के पास कौन से वसाइल होंगे, कौन से पावर्स, कौन सी अथॉरिटीज़ होंगी, प्रोविंसेस के पास क्या होगा, ये सारा आइन में दिया गया है। और ख़ास तौर पे पानी के लिए या जो पार्ट 2 फेडरल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स तकरीबन 18 सब्जेक्ट्स हैं जो दिए गए हैं, उसको बिल्कुल एग्जेक्टिव के कंट्रोल से निकाल के और सीसीआई के अंदर रखा गया है। क्योंकि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये
बहुत ही सेंसिटिव और इनका प्रोविंसेस के बीच में उनके इंटर प्रोविंशियल हार्मनी, इंटर गवर्नमेंटल एक जो कोऑपरेशन है उसका दारोमदार इन सारे सब्जेक्ट्स को कानूनी और आइनी तरीके से जो है रिजॉल्व करना है, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है। इसलिए उसके लिए एक नॉवल एक्सपेरिमेंट के तौर पे पहली दफ़ा ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट दिया गया। अब जो भी इस तरह के मामलात हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अहाते में आते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकती। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उस पर पॉलिसीज़ बनाएगी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उस पर जो है रेगुलेशंस रेगुलेट करेगी, सुपरविजन करेगी, और जितने भी मामलात हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट करेगी। इस वक्त सिंध में जो आपको जो गम और गुस्सा नज़र आ रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की फेडरेशन के तस्वुर को ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए कि ये इतना बड़ा एक मसला है जो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का, जिस पे एक अकार्ड भी मौजूद है 1991 का, जिसमें कितनी परसेंटेज किस सूबे को मिलनी है वो तयशुदा है। हालांकि उस पर भी हमारे एतराज़ रहे हैं, लेकिन चले अब उस अकार्ड के होते हुए एक आइनी इदारा मौजूद है, उन दोनों को जो है बाईपास करके बल्कि इग्नोर करके डायरेक्टली ये मामला फेडरल गवर्नमेंट ने टेकअप किया है। SICF का जो नया इदारा बना है, जिसकी भी आइनी हैसियत पे बहस हो सकती है कि वो किस तरह आइनी है, कि उसमें जो है फेडरल आप जो है डायरेक्टली जो है आर्म फोर्सेस को भी शमूलियत दे रहे हैं, जबकि आर्म फोर्सेस का काम ही नहीं है इकोनॉमी में जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का। लेकिन उस SICF के तहत एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तौर पे एक नया प्रोग्राम इनिशिएट किया जा रहा है, और उसके तहत आपने फैसला भी कर लिया कि ये इतने लाख एकड़ ज़मीन आपको चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के ज़रिए आपको देनी होगी, और आपको उसके बाद इतना पानी जो है इस चोलिस्तान के डेजर्ट लैंड को आबाद करने के लिए चाहिए, और आपने वो दे दिया। अब जब एक इदारा मौजूद है, आइन ने एक तरीका दिया है कि आप इस तरीके से इस इदारे के ज़रिए ये मामला तय करेंगे। ये चीज़ एडमिटेड है, ये मानी गई है, वफाकी हुकूमत मानती है कि हाँ हम CCI में नहीं गए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध चीखती रही है कि जी पिछले 1-1.5 साल से हमने ये मामला CCI में उठाया हुआ है कि पहले हमको बताएं तो सही। हुकूमत अगर मानती गई है तो मैं लिखारी साहब की तरफ आऊँगा कि आप इंडस रिवर अथॉरिटी के सिंध हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, मेंबर भी हैं, तो सिंध हुकूमत को पता नहीं था, आपको पता नहीं था कि हुआ क्या, ये आपके नज़र से सरकार से ओझल होके हुआ क्या कि ग्रीन पाकिस्तान के नाम पे हुआ, आपको पता है या सब कुछ आपको भी पता नहीं था, ला इल्म रहे हो कराए? अच्छा भुट्टो साहब, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव समथिंग एल से जो मेरे स्कोप में नहीं आता, बट आई स्पेसिफिकली जो पानी के हवाले से चोलिस्तान जो मेन इशू जो इरसा के हवाले से अभी सामने आया है वो चोलिस्तान का सर्टिफिकेट है वाटर अवेलेबिलिटी का, जो 17 जनवरी 2024 को दिया गया 4-1 के। सिंध ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया, मैंने उसके ख़िलाफ़ दिया, और मेरे 2 पेजेस के डिटेल रैशनल था कि हम क्यों ख़िलाफ़ हैं। दूसरी ये अहम चीज़ है, समझना चाहिए सिंध के लोग जब अभी बात कर रहे हैं तो आम पंजाबी आवाम के ख़िलाफ़ वो बात नहीं कर रहे। वो जो न्यू लिबरलिज़म का एक नया मॉडल डेमोक्रेसी का सामने आया है, जिसमें एलीट कैप्चर्ड लोग जो हैं वो पंजाब के हों, मरकज़ के हों या सिंध के हों, लेकिन सिंध के अवाम ये समझते हैं रिगार्डलेस माई पोजीशन इन इरसा, असल मसला ये है कि अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है, अवाम मरकज़ के और पंजाब को गवर्न करने वालों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ है। वापस आते हैं ये जो चोलिस्तान के लिए सर्टिफिकेट दिया गया 17 को आता है, 18 को गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मैं लिखता हूँ, इट वाज ओपन। ये इस तरह से नहीं था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जानती इल्म था, गवर्नमेंट को इल्म था। और फिर 29 जनवरी 2024 को उस वक्त के इंटरिम CM सिंध, वज़ीर आला सिंध सैयद बाकर नकवी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखते हैं कि ये चीज़ हो रही है। ये फिर क्या वजह है कि मौजूदा सिंध हुकूमत अजनबियत का इज़हार क्यों कर रही है? नहीं, सिंध हुकूमत उसके बाद, क्योंकि ये हुआ था इंटर्म में, दूसरा स्टेप ये हुआ कि जैसे ही मार्च तक गवर्नमेंट आ गई, उसमें फिर
सबसे अहम चीज़ हुई कि इससे ज़्यादा वो आ गया था इरसा एक्ट में तब्दीली। पर आपको पता है कि ज़फ़र महमूद साहब को चेयरमैन इरसा रख गया था, तो जिस पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और एहतजाज किया और 2 दिन में मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने वो वापस लिया था चेयरमैन इरसा के उस हवाले से। तो बेसिकली फिर मिड ऑफ बाय अक्टूबर 2024 गवर्नमेंट ऑफ सिंध CCI में गई हुई है। बस आखिरी बात पानी के हवाले से कहना चाहूँगा कि जो पानी का सर्टिफिकेट दिया गया है उसका रैशनल बहुत गलत है। पानी अवेलेबल इसलिए नहीं है कि जो पंजाब ने अपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो अपनी टेबल दी है, अगर पिछले 49 साल के हर साल जो डाउन स्ट्रीम कोटड़ी पानी जाता है उसी बेस पे वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, हर साल का फिगर उन्हीं की टेबल में डाला जाए तो 49 सालों में सिर्फ 9 साल ऐसे होंगे जिसमें सरप्लस पानी होगा। आखिरी 40 सालों में से सिर्फ 4 साल ऐसे होंगे जिसमें सरप्लस पानी होगा, और आखिर 25 सालों में सिर्फ 2 साल ऐसे होंगे जिसमें सिंध और पंजाब के लिए सरप्लस पानी होगा। अमला शेख साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जैसे शाह साहब ने बताया कि आइन कानून सब मौजूद है और कौम परस्त हमेशा पानी पे एक ही सियासत करते हैं, जी पंजाब पानी हमारा पी गया, पंजाब हमारा पानी सारा ले गया, हमारे दरियाई ले गया। ये कौम परस्त की सियासत वहीं की वहीं पानी पे क्यों खड़ी है? ख्याल में हमारी कौम परस्ती जो है वो ज़रई समाज जो है, एग्रीकल्चर सोसाइटी, उसके बैकग्राउंड में चल रही है। असली कौम परस्ती जो होती है वो आपके शहरी समाज से मुंसलिक होती है, और शहरी समाज में कौम परस्ती के कुछ और उसूल होते हैं। इसलिए ये जो आप देख रहे हैं कि कौम परस्त हजरात जो हैं इस तरह के स्टैंड लेते हैं जिसका स्टैंड का कोई जो है रिज़ल्ट या आउटपुट नहीं निकलता है। यही सबब है कि वो सियासी स्टैंड नहीं ले रहे हैं। अब जैसे देखिए, ये कैनाल के लिए जो है जो एजिटेशन शुरू हुआ है, इसको मैं खुदरू कहता हूँ सियासी हवाले से। ये ख़ुद ब खुद पब्लिक में जो है बहुत बड़ा भूचाल आ गया। उसमें आप ये कह सकते हैं कि लोगों ने उसमें शेयर किया। मतलब इसमें कौम परस्तों का आपके किरदार नहीं, आवाम का किरदार है, लोगों का खुद किरदार है। और कौम परस्तों का एक किरदार जो है मेरे नज़र में जो है वो ज़रा क्रिटिकल इसलिए है कि एक नुक्ता है कि कैनाल नहीं चाहिए। मैं उसकी तरफ फिर आता हूँ, ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ। एक ही नुक्ता है, एक ही सिफ में खड़े हो गए महमूद वयास, मगर उस एक नुक्ते पर देखें कि सब जो हैं अपनी 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 धार जुदा जुदा जो हैं वो अपने गुलशन का कारोबार चला रहे हैं। इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है पॉलिटिकली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कैनाल का जो इशू है, कैनाल का जो इशू है, ये ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अब पब्लिक में जो है, पब्लिक ने इसको हाथ में लिया हुआ है। मगर मैं इसको मोहतातन यही लफ्ज़ कहता हूँ कि ये खुदरू जो है इनकलाब आ रहा है, बस खुदरू इनकलाब आ रहा है। ये कोई प्लानिंग से नहीं आ रहा है, मगर जब कभी कभी खुदरू इनकलाब आ रहा है। हाँ, खुदरू इनकलाब जो हैं वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर करते हैं। आपकी सियासत, आपकी समाज, आपकी इक़्तिसादियात मुकम्मल तौर पर फ़ैल हो चुके हैं। मैं वापस आऊँगा शाह साहब आपकी तरफ। जैसे अमाला साहब कह रहे हैं कि लोगों में जज्बा आया है, एक इनकलाब हो रहा है। पाकिस्तान एक मुल्क है, हर मुल्क के अंदर जो सूबे हैं या शहर है, लोगों में एक गुस्सा जज्बात होता है। पानी का मसला आप क्या समझते हैं, आइनी है, सियासी है, या कोई बहुत बड़ी कहानी है जो उसका आइनी तौर पे कोई हल नहीं निकल रहा? आप बड़े सीनियर कानूनदान भी हैं, असल कहानी क्या है? देखें जी, बात सीधी सी है कि इस वक्त जो मुल्क में निज़ाम है वो न आइनी है न वो जमहूरी है। ख़ुद इस हुकूमत, जो ये हुकूमत सारे ये कहीं माशी नाइंसाफ़ी तो नहीं है? मैं गुजारिश करूं, ये जो प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस जो हुकूमत करवा रही है उसकी अपनी लेजिटिमेसी पे सवाल है। उसको नहीं माना जाता कि ये हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं जिस तरीके से इलेक्शन हुआ था। इस वक्त जो सिंध में आपको जो ये, जैसे अमानुल्लाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिस तरह एक इंकलाब की सिचुएशन पैदा हो गई, उसकी वजह सिंपल है कि देखें, ना ये आइनी मसला है, ना ये कानूनी मसला है, ना ये सियासी मसला है, ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। ज़िंदगी और मौत का मसला है, क्योंकि 70% हमारी पॉपुलेशन, हमारी इकॉनमी जुड़ी हुई है ज़राअत से। करोड़ों की तादाद में लोग हमारे गाँव में रहते हैं। ज़मीनें अगर सूख गई तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये शहरों का रुख करेंगे और एनार्की होगी इस मुल्क में।
और आप सोच नहीं सकते कि अगर दरिया सिंध को सुखाया गया, मुझको समझ में नहीं आ रहा तो फिर फेडरेशन को कैसे आप सरसब्ज कर सकते हो। क्योंकि देखें इस वक्त पाकिस्तान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ज़रूर सोचना चाहिए इस पर। पाकिस्तान में इस वक्त 2 सूबों में आग लगी हुई है। पंजाब के अंदर एक भूचाल है सियासी नोयत का। अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी है जो नज़र आती है तो सिंध की वजह से। अब इन्होंने ये जो प्रोग्राम शुरू किए हैं, इससे मैं समझता हूँ, और देखें एक दफ़ा अगर आपने पानी सिंध से मोड़ लिया तो फिर इसका मतलब है आपने मुस्तकिल सिंध को डिस्टेबलाइज कर दिया। और वो अब तो सिंध पुरअमन है। अभी तक देखें किसी ने एक शीशा कोई पत्ता भी नहीं किसी ने तोड़ा है। आप देखें लाखों लोग डेली निकल रहे हैं, कोई किसी किस्म की कोई कहीं पे कोई हूलीगैनिज्म आपको नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल डिसिप्लिन और बहुत ही बावकार तरीके से लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको बिल्कुल दीवार से लगाएंगे, अभी तक फेडरल गवर्नमेंट में अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो इस पर अपनी एक पोजीशन ले, एक अपनी स्टेटमेंट वाज़ह तौर पे दे कि जी हम करना क्या चाहते हैं। वो खामोश बैठे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार है। क्या वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई मिसहैप हो, लोग वायलेंस की तरफ जाएं? क्योंकि अब जैसे जैसे ये बात बढ़ती जा रही है, डेस्परेशन और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसकी ओनरशिप ले। अगर वो ये बनाना चाहती है तो बताए लोगों को कि उनका क्या प्लान है। हुकूमत के हवाले से बाकी बहुत सारी बातें, हुकूमत क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं और कानून क्या कहता है, इस हवाले से बहुत सारी खरी बातें करेंगे। मैं छोटी सी ब्रेक लूँगा। हमारे साथ शाह बोस्तो, एहसान लगारी, अमाला शेख साहब मौजूद हैं। जल्दी वापस आते हैं खरी बात में, छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में हमारे साथ है शाह बोस्तो, एहसान लगारी, अमाला मेमन साहब मौजूद हैं। और आज हम बात कर रहे हैं पानी, और ख़ास करके जो नए कैनाल बन रहे हैं और सिंध की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से जो एहतजाज आ रहा है, उसकी आवाज़ क्यों बन रही है। लेकिन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। क्या आप इंडस रिवर अथॉरिटी के मेंबर हैं? क्या इरसा शफाफ है या वहाँ पे भी सियासत, चालाकियाँ, मुनाफकत या हेराफेरी पानी के नाम पे हो जाती है? हर 2 साल के बाद सिंध की तरफ से कोई ना कोई आवाज़ उठती है। आपके पास भी बहुत सारे केस आए हैं, कभी क्या कहानी आती है, कभी कौन सी। तो ये पानी की चोरी की बार बार कहानी क्यों आ रही है, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए, मेंबर्स भी होते हुए? ये इल्ज़ामात उस अथॉरिटी पे या पानी के नाम पे लग क्यों रहे? अच्छा देखें, इरसा जो अथॉरिटी है वो 1992 इरसा एक्ट के तहत काम करती है, जिसमें 4 सूबाई मेंबरान हैं और 1 फेडरल मेंबर है। वो जो चेयरमैन रोटेशन पे होता है, हर साल में एक होता है। फर्स्ट अमंग इक्वल्स के हवाले से होता है वो, उसको कोई एडिशनल पावर्स नहीं होते अंडर करंट लॉ। जो भी उस पर 2-3 बुनियादी चीज़ें होती हैं। अब देखें, जैसे अभी खरीफ का सीज़न शुरू होने वाला है, तो एक एडवाइजरी कमेटी उस एक्ट में ही बनी हुई है, जिसका इजलास होगा। उसमें डिस्कस किया जाएगा कि कितना पानी अर्ली खरीफ में होगा, कितना लेट खरीफ में होगा, खरीफ में पानी पूरा सिस्टम में कितना आएगा। इसमें जितना इनपुट आता है वो सूबों से आता है और जो रिम स्टेशंस हैं वापडा की, उनकी तरफ से आता है। अब जो फैसला साजी की अगर तारीख़ देखें इरसा की, उसमें हमें 5-6 अहम सिंध के हवाले से चीज़ें मिलती हैं। एक ये है कि जो ग्रेटर थल कैनाल था, जिसको 2-3 की अक्सरियत से उस वक्त मुशर्रफ के दौर में शुरू किया गया, जिस पे सिंध ने ऐसी तरह से ही हलचल चलाई थी। और उस पर रिजर्वेशन सिंध के उस वक्त भी थे कि पानी अवेलेबल ही नहीं है और इरसा पानी किस तरह से दे सकता है बाल। उसके बाद 3 टियर फार्मूला। अक्सर पंजाब की तरफ से तो कहा जाता है कि पानी हम पूरा दे रहे हैं, वो नीचे उनके सरदार वडेरे खुद पानी चोरी करके ले जाते हैं। तो ऐसी आवाज़ें क्यों आती हैं? आप देखें, इंक्लूडिंग पंजाब, सिंध, किसी सूबे की मैं बात नहीं कर, सारे प्रोविंसेस को अदर देन बलूचिस्तान एंड केपी, क्योंकि केपी अपना पानी जितना उसका हिस्सा है वो उठा नहीं सकता, और बलूचिस्तान हम पे डिपेंड करता है, जितना पानी हमें मिलेगा बलूचिस्तान को देंगे।
तो पिछले 4 दहाइयों की सारी डेटा बता रही है कि पानी जो डिस्ट्रीब्यूट 1991 अकार्ड में हुआ है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो एक्चुअल आता है। तो सारे सूबे ख़ास करके सिंध और पंजाब जिनके 92.5% जो जिनके पानी का शेयर है, 92% जिनका शेयर है, वो शार्टेज में है। सिंध हमेशा 15 से 19 के दरमियान परसेंट के दरमियान शार्टेज में रहा है, वेयरएज पंजाब 14% शार्टेज में रहा है, जिसके बुनियाद पे वो 3 टियर भी चलाते हैं। तो कहने का मकसद ये है जो पानी ऑलरेडी सिस्टम में है, रिगार्डलेस वो करेक्ट फिगर्स हैं या इनकरेक्ट है, लेकिन एक चीज़ इस्टेब्लिश्ड है, वो ये है कि जितना पानी आता है उसके अगेंस्ट कमांड एरिया ऑलरेडी बनी हुई है। वी डोंट हैव अ सिंगल ड्रॉप जो एडिशनल हम एकरेज करें। और फिर शाहब साहब ने जो बात की वो बहुत अहम है। आज बैठे हुए हैं, आज की तारीख डाउन स्ट्रीम कोटली में सिंध अपने हिस्से से 200 क्यूसेक इसलिए दे रहा है कि कोटली के नीचे पूरा एक जहान है जिसमें 15 से 18 लाख लोग पानी पीते हैं, एक पूरा सिस्टम है। लतीफ़ाबाद जो सब डिवीज़न है या तहसील जो तालका है उसकी एक पंप स्टेशन इस पे है, और हमारा डेल्टा में तकरीबन 1.25 लाख इसके अलावा लोग रहते हैं, उनके पीने का पानी ये है। और ये अगर जो कोटली में अब जब आप स्ट्रेस देखते हैं उसका मकसद है हैदराबाद, कराची और पूरा लोअर सिंध जो आपके 3 से 3.5 करोड़ लोग बनते हैं, उनके लिए पानी का पीने का पानी नहीं है। इसलिए सिंध आवाज़ उठा रहा है कि इस हालत में जब कोई कैनाल नहीं बना, हमारी हालत ये है, तो कोई भी जो फैसला साज है वो क्यों नहीं समझता कि हम कोई नया एडवेंचर करके आधा सिंध को बल्कि 75% सिंध को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, जिसमें हमारे पूरे शहरों का पानी जो है। इसी में सिंध की बर्बादी की बात करूंगा। अगर अमान भाई, तो डाउन स्ट्रीम जो नीचे पानी अक्सर वहाँ पे भी आवाज़ आती है, बदीन, टट्टा और जैसे कोटली से आगे, तो वहाँ पे भी तो पानी नहीं मिलता। अक्सर सिंध सरकार पे इल्ज़ाम लगता है और बलूचिस्तान भी हमेशा आवाज़ मारता है कभी कभी कि सिंध पानी चोरी कर रहा है। हम एक दूसरे पे पानी का इल्ज़ाम लगाते हैं। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि बासर लोग जो हैं वो पानी की अपनी शाखें नहरें निकालते हैं, और सिंधु दरिया से तो हमने राइस कैनाल से लेके सब खुद भी अपनी जब कैनालें बनाई तो उस वक्त हम कहाँ थे, ये सब क्या है? मैं इसको मुख्तसर कहता हूँ कि आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो फ़ेल हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो चुकी है। और दूसरा है कि अगर एक बंदा चोरी करता है तो फिर ये सिस्टम चल पड़ता है। मैं कभी कभी अपने तकरीर में कहता हूँ कि भाई ये जो सिंध में छोटे छोटे कालाबाग डैम बने हुए हैं, इनको भी किसी कब्ज़े में लाओ। आप देखें कि ये छोटे कालाबाग बने हुए हैं, उनमें से किसी ज़मींदार की, किसी जागीरदार की फुल 100% ज़मीन आबाद होती है, किसी को पानी भी नसीब नहीं होता है। असल में ये पूरे आपके सिस्टम का फेल्यूर है और हम डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं। और अगर इस डिज़ास्टर को नहीं संभाला गया तो इस वक्त मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान, न सिर्फ सिंध मगर पूरा पाकिस्तान सिविल अनार्की में दाखिल हो चुका है। पंजाब में अंदरूनी तरह पर कन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, KPK में आप देख रहे हैं कि क्या कन्फ्लिक्ट है, बलूचिस्तान में कन्फ्लिक्ट है, सिंध में भी अब कन्फ्लिक्ट हो चुका है। अगर आपके फेडरल हुकूमत के जो हुक्मरान हैं हुजूर, अगर उन्होंने अपने अक्ल के नाखून नहीं लिए और फेडरेशन को सही फेडरेशन समझें, सूबे होते हैं किसी के कब्ज़े में। पाकिस्तान एक वफाकी मुल्क है और उसमें वफाकी वहदतें होती हैं। वफाकी वहदतों का जो है अपने पावर्स होते हैं, अपने पैरामीटर्स होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। चश्मा बैराज है, हमें पानी का इंडेक्स सिंध का वहाँ से मिलता है। हालांकि गुड्डू से लेकर चश्मा तक जो है ये पूरा फासला है। इसमें मेरे इत्तला के मुताबिक फुल सीज़न में 25,000 क्यूसेक पानी जो है चोरी होता है, ऑफ सीज़न में 10,000 क्यूसेक पानी चोरी होता है। मैंने बार बार अपने तकारीर में भी कहा है। एक मरतबा सिंध गवर्नमेंट ने मुझसे रब्ता किया था, मैंने कहा कि चीफ़ मिनिस्टर को कहें कि अपना इंडेक्स जो है वो गुड्डू बैराज पर ले लें। तो उन्होंने कहा कि ये तो ख़तरनाक होगा। मैंने कहा ख़तरनाक नहीं, ये जो है हमारे हुकूक हैं, इनका हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना है। मगर ये आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट ख़ुद भी क्राइसिस में है।
ये 45 47 में जो है ये आ गए हैं, इनकी भी जो है सुपरमेसी सेटअप नहीं हो रही। मैं शाह साहब आपकी तरफ आऊँगा कि वफाक उस पर क्यों बदनती पानी के हवाले से इल्ज़ाम लगता है और वफाक के साथ पंजाब को भी रगड़ा जाता है। फिर से तो वफाक कर रहा है, सूबे को इन्वाल्व किया जाता है कि जी पानी पंजाब से आ रहा है। अगर पंजाब अपने कैनाल बना रहा है तो उसका भी राइट है, जैसे हमने सिंध में बहुत सारे कैनाल खुद भी बनाए। तो हम इस पे आवाज़ अक्सर उठाते हैं, कोई बदनती है या वफाक की इसमें क्यों बदनती को शुमार किया जाता है? देखिए जी, मैंने पहले गुजारिश की आपको कि जब एक पूरा मुल्क किसी रूल के तहत चलता है, किसी आइन के तहत चलता है, किसी रेगुलेशन के तहत चलता है, तो उसमें आपको कोई किसी किस्म का शक या कोई खौफ नहीं होता। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई इस वक्त आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। आइन तो मौजूद है, कानून भी मौजूद है। आपके सामने में अभी मैंने आपको पेश किया कि जी ये चाहना चाहिए था CCI में, वो चला गया जो है सेंट्रल वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी के पास डायरेक्ट, यानी एग्जेक्टिव अथॉरिटी के पास जब आइन में राइट ही नहीं है कि वो पानी से मुतल्लिक कोई भी प्रोजेक्ट जो है बग़ैर CCI की मर्ज़ी के चलाए, सोचे भी, बल्कि पॉलिसी भी CCI को बनानी है। इसमें कोताही आप किसकी समझ रहे हैं? कोताही क्या है, सीधा सीधा ब्रेकडाउन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। ये जो हुक्मरान है ये मुल्क को आइन के तहत चलाना नहीं चाहते। आपने एक, हमारे पास एक पॉसिबल एवेन्यू था जहाँ पे हम जाके अपना कम से कम एक कोशिश का जो एक ऑप्शन था कि आप जुडिशरी में जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। इन्होंने सुप्रीम जुडिशरी का जो क्या हाल कर दिया 26 अमेंडमेंट के पास। तो देखें, कन्फ्लिक्ट्स आप पैदा करते जा रहे हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के जो आइनी इदारे हैं वो आप ख़त्म करते जा रहे हैं। तो मुल्क में कैसे इनारकी नहीं होगी? तो ये इनारकी की वजह यही है कि आपने मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सारे जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं, आपने उनको ख़त्म कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है। नतीजा ये है कि लोगों ने अपने हाथ में कानून लिया हुआ है। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप जैसे कह रहे थे अभी के लोगों ने यहाँ अपने कैनाल बनाए हुए हैं, ये तो देखें, ये कैटियाँ बनी हुई है बहुत सारी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? फिर तो ये लॉलेसनेस की तरफ जाएगा मामला, फिर तो इनारकी होगी, फिर तो कैओस होगा। तो फिर क्या इस कैओस इनारकी में आप मुल्क चला सकते हैं? जबकि मुल्क आपका चलाने वाली जो इस वक्त कुव्वत है वो IMF है। वो कहती है कि मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो कहती है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगी? जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पीस होगा, लोगों को कम से कम पता होगा कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। अब देखें, ये जो आप कहते हैं राइट टू लाइफ जो है, मैं कहता हूँ कि पानी जो है वो उसका बुनियादी एलिमेंट है। अगर आपने पानी नहीं दिया लोगों को तो उनका तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपने वायलेट किया। आप बताएं मुझको, अगर आप पानी देना बंद करें सिंध को, या सिंध जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, इस वक्त भी खरीफ के लिए पानी नहीं है, रबी के लिए जो पानी था वो भी नाकाफ़ी है, आपके 2 डैम्स बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। इस सिचुएशन में आप, जब लोग पहले ही डरे हुए हैं, 1000 लीटर का जो टैंकर कराची में मिल रहा है 6000 रुपये का मिल रहा है, इतनी शॉर्टेज है इस वक्त भी कराची में, और लोग पीने के लिए पानी तरस रहे हैं कि पानी, आपका जो डाउन स्ट्रीम कोटड़ी अगर आप जाएं तो डेल्टा ख़त्म हो गया है, मैनग्रूव ख़त्म हो गए, समंदर जो है आपकी लाखों एकड़ ज़मीन वो निगलता जा रहा है। जो हमारी बेस्ट लैंड्स हैं, जो कोस्टल बेल्ट है हमारी, वो सारी थ्रेटेंड है। वहाँ से लोग नकल मकानी कर रहे हैं, डेमोग्राफी आपकी बर्बाद हो रही है। ये सब कुछ आप करेंगे सिर्फ चोलिस्तान को आबाद करने के लिए? क्या आप पूरा मुल्क को आप दाव पे लगा देंगे चोलिस्तान को आबाद करने के लिए? क्या चोलिस्तान इंपॉर्टेंट है या पूरा मुल्क को बचाना, मुल्क की तरक्की, मुल्क की स्टेबिलिटी, प्रोविंस के बीच में हार्मनी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है? आपने बात की कराची की, तो फिर कराची को जो पानी नहीं मिल रहा, कराची के लोग भी टैंकर और पानी पे माफिया पे मर रहे हैं, तो उसका जिम्मेवार जो है वो सिंध हुकूमत है, कौन है? वफाक है, फिर कौन है? वो भी इल्ज़ाम पंजाब को देंगे या वफाक को देंगे या खुद सिंध को देंगे? ये पहली दफ़ा, बल्कि इससे पहले भी हुआ है, लेकिन अब खुल के कराची के लोग जो हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। अब सिंध में सिंधु दरिया ने ये तफरीक ख़त्म कर दी है, जो ये करते रहे हमेशा, जो उमरा तबका जो है लसानी तफरीक पैदा करके लोगों को बांट के और उनको रूल करते रहे, अब वो तफरीक ख़त्म हो गई है। दरिया ने हमको सबको जोड़ दिया है, क्योंकि कराची वाले भी इतने ही परेशान हैं जितने हम हैं। वो पीने के लिए परेशान, यानी पीने का पानी नहीं है कराची में। और ये तो अभी शुरू हुआ है सिलसिला। अब जब ये कैनाल्स बन जाएंगे और कमांड एरियाज ये डेवलप होना शुरू होंगी, मुझको बताएं, देखें
ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत से चलेगा और आइनी हुकूमत से चलेगा। ये डंडे के ज़ोर पे मुल्क नहीं चलेगा। बलूचिस्तान आपके सामने है, 20 साल से, 25 साल से, बल्कि 50 साल से अब डंडा चला रहे हैं, वहाँ पे नहीं चल रहा वो। केपी में भी आप देखें कुछ कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो वहाँ नहीं हुआ है। तो आप सिंध को क्यों डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? सिंध के लोग वैसे ही बेचारे बड़े परेशान हैं। जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी गवर्नेंस जो है वर्स है, लोगों को और मसाइल है यहाँ पे ऑलरेडी, और उल्टा अब आप उनकी जो वाहिद जो इकॉनमी, जो उनका वाहिद सस्टेनेंस है, 70% पॉपुलेशन हमारी जुड़ी हुई है ज़राअत से, अगर आप वो भी उनसे छीनेंगे तो फिर आप क्या चाहते हैं? मुझको ये कोई इस चीज़ का कोई जवाब दे दे। शहबाज शरीफ साहब इस बात का जवाब दे दें कि वो चाहते क्या हैं। क्या वो चाहते हैं कि सिंध भी डिस्टेबलाइज हो जाए और यहाँ पे पोर्ट भी है, लोग बैठ जाएं, आप जो है सिंध बलूचिस्तान पंजाब की बॉर्डर पे लाखों लोग बैठ जाएं, फिर क्या करेंगे आप? आपको सिंध तेल दे रहा है, आपको सिंध गैस दे रहा है, आपको सिंध कोयला दे रहा है, आपको सिंध सब कुछ दे रहा है, आप उनसे उनका पानी भी छीन रहे हो। क्या चाहते हैं आप? ये एक सवाल है जो कोई किसका जवाब दे दे। हुकूमत क्या चाहती है, इस हवाले से बहुत सारी खरी बात करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि हुकूमत और सियासत क्या चाहती है, इस हवाले से छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे। खरी बात में आज हम बात कर रहे हैं कैनाल, छोटे सूबे और बड़े सूबों की लड़ाई। इस हवाले से हमारी खरी बात में बात हो रही थी। लेकिन साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। पानी का मसला बड़ा संजीदा होता जा रहा है। जैसे आपने शाह बस्तो साहब की बात सुनी, हुकूमत क्या चाहती है, आप सिंध हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं पानी के। हुकूमत कभी खामोश तमाशाई, कभी हुकूमत एहतजाज, आजकल खुद हुकूमत एहतजाज भी कर रही है। बहुत सारे वज़ीरों के बयान भी सिंध असम्बली में आ रहे हैं, उधर पंजाब असम्बली के वज़ीरों के बयान आ रहे हैं। दोनों तरफ से वज़ीर टू वज़ीर बयान बयान बयान। हुकूमत चाहती क्या है? ये अहम सवाल है। हकीकत में आप देखें जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने उन पे बहुत क्लियरली बताया। देखें, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिटिकल होती है। ये जो हम हर जगह से सुनते हैं टेक्निकल 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 लोग जो हैं, टेक्नोक्रेट्स लाइक मी, वो टूल्स होते हैं। वो आपको जब पॉलिटिशियन विजन के साथ कोई चीज़ बनती है उसको सॉल्यूशन में बताते हैं। और पानी के तनाज़े सारी दुनिया में अगर देखें तो हर जगह है। छोड़ें इंडिया को, हम देखते हैं कर्नाटका और तमिलनाडु में 150 साल का कावेरी रिवर पे झगड़ा है, इसी तरह से जैसे सिंध और पंजाब का झगड़ा है। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि बजाय इसके कि हमने जो गलतियां की हैं उस और जो कमज़ोरियां हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, वो साउथ एशिया में सबसे कम है। यानी हमारा पर एकड़ जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो कंपैरेटिवली सारी दुनिया में तो कम है, लेकिन साउथ एशिया में भी कम है। अगर उसमें अगर हम 10% भी बेहतरी ला सके, जो गवर्नेंस से आ सकती है, लैंड लेवलिंग से आ सकती है, पानी, बीज और फर्टिलाइज़र के सिस्टम से आ सकती है, जो कंट्रोल मैकेनिज़्म और गवर्नेंस से आना है, पॉलिटिकल लीडरशिप और विजनिंग से आना है, अगर वो चीज़ आ जाए तो ये 30-40 लाख तक 1 से 1.5 करोड़ एकड़ ये समझें कि वो अंडर कास्ट आ जाएंगे। बिकॉज हम जहाँ पे 40 किलो पर एकड़ ले रहे थे, वहाँ पर अगर 60 किलो पर एकड़ लेना शुरू कर देंगे, यानी 1.5 गुना हो जाएगी हमारी पैदावार। तो कहने का किसान मकसद तो यहाँ पे सारी सूरत के बावजूद जो मुल्क का किसान है वो तो बर्बाद होता जा रहा है। मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़रूरी मुल्क है, उसके बावजूद हमारे हारी और नारी की किसान की हालत तो बड़ी बुरी है। 3-4 आप मिसालें देखें। पॉलिटिकल डिसीजन था कि भाई आप गंदम मंगाएं, जब गंदम उतरने वाली थी जस्ट 2-2.5 साल पहले, तो पूरा 4, 5, 10, 20 लोगों के फ़ायदे के लिए पंजाब और सिंध के
12 करोड़ लोगों का नुकसान, फार्मर्स का नुकसान हो गया। फिर देखें भाई, शुगर केन इस वाटर इंटेंसिव क्रॉप। आप खुद डेटा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बता रही है कि वहाँ पे गन्ना और राइस पेडी क्रॉप बढ़ रहा है, जिस पे पंजाब खुद परेशान है। भाई जब इतना जो पानी ज़्यादा लेगा तो वो फसल लगाएंगे, तो पानी तो यही है, तो ये पानी नहीं बढ़ना, कम होना है। तो हमें इन चीज़ों पे सीरियसली सोचना चाहिए। और सर, जो सबसे अहम मसला है, जो हम ग्राउंड वाटर की बात हम नहीं करते। ग्राउंड वाटर में एक रिवर्स हमें ऊपर से नज़र आती हैं, एक रिवर्स नीचे से बहती है। सिंध का 80% ग्राउंड वाटर सिलाइन। अगर आप ऊपर से पंपिंग ज़्यादा करेंगे, हमें अर्ली खरीफ में पानी देर से पहुंचेगा। पंजाब की अपनी फिगर्स हैं कि वो 55 मिलियन एकड़ फीट से 60 मिलियन एकड़ फीट जो पानी हर साल पंप करता है, वो उसकी पंपिंग की वजह से वहाँ पे रेगुलेशन आनी चाहिए, हमारे यहाँ रेगुलेशन होनी चाहिए। तो ये गवर्नेंस के और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के और करेक्टर डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं। यहाँ पे होता ये है कि जो छोटा फार्मर है, शेयर क्रॉपर है, वो सबको भूल गया है। एंड वी आर थिंकिंग अबाउट कारपोरेट फार्मिंग और उसके ज़्यादा कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे सर ने कहा कि उसका नुकसान ये हो रहा है कि टेल में हर जगह पे, सिंध हो या पंजाब हो, अगर जो जितना कमज़ोर है उसको पानी नहीं मिलता, जो पावरफुल है उसको पानी मिल कमज़ोर जाता है। की और ताकतवर की जंग हमारे साहब, जब से पाकिस्तान बना है पानी की जंग भी चल पड़ी है, पानी का तनाज़ा चला आ रहा है। ये पानी का तनाज़ा किसने क्यों अपनी सियासत चमकाने के लिए शुरू किया? आप भी सीनियर सियासतदान हैं, बचपन से सियासत और देखते हुए आ रहे हैं। ये पानी का तनाज़ा हल क्या होगा अब? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज तक गुड गवर्नेंस आई नहीं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 ईयर्स से एक खुशहाल तबका, इलीट क्लास भी आप उसको एक कह सकते हैं, वही हुक्मरानी कर रहा है। पर्सनैलिटी कल्ट आने की वजह से आपका जो है पॉलिटिकल सिस्टम वो सप्रेस अब क्या होता होगा? है। पाकिस्तान की पानी के लिए कोई सालसी किरदार अदा करना पड़ेगा, कोई कमीशन बनानी पड़ेगी। करना क्या पड़ेगा पानी के लिए हमें? मैं तीन इसके मसाइल के हल समझता हूँ। जैसे शाह साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द सुप्रीम। डेमोक्रेसी आप लाएं, ये फ्यूडल एंटिटी बजाते खुद ख़त्म हो जाएगी। उसी तो मौजूद है, जमहूरियत तो मौजूद है। नहीं, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत सिर्फ वोटों की गिनती का नाम नहीं होता है भाई। जमहूरियत का नाम होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर टू ग्रास रूट। बंदा बाहर से 18वीं तरमीम के बाद वो भी सब कुछ नीचे 18वीं तक रह तरमीम चुका। पर भी आप देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम भी ये कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हम इसको वाइंड अप करना चाहते हैं। एक ये है कि रियल सेंस में डेमोक्रेसी आए इस मुल्क में। दूसरा है कि आपके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकलने का सवाए लैंड रिफॉर्म्स के। ये आपकी जो लिबरल इकोनॉमी है ये तबाहकुन है पाकिस्तान में। जब एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट ही नहीं है तो इसको चलाएंगे कौन भाई? इसलिए मैं कहता हूँ कि लैंड रिफॉर्म्स के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन आप पावर कर दें, ग्रास रूट तक पाकिस्तान चलेगा, वरना पाकिस्तान क्राइसिस से नहीं निकलेगा और ये इलियट क्लास जो है ये हुक्मरानी करता रहेगा और पाकिस्तान को तबाही की। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जैसे अमाला साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, सिंध में हुकूमत भी है पीस पार्टी की और 15 साल से 20वें साल में दाखिल हो चुकी। आप उसके बावजूद लिखते भी हैं, दानिशर भी है, हुकूमत में बड़ी तनकीद भी करते हैं। मुसलसल सिंध में पीस पार्टी की हुकूमत होते हुए भी कभी पीस पार्टी पानी के मसले पे खुद सियासत करती है, कभी वो इल्ज़ाम लगाती है कि जी पानी वफाक चोरी कर गया। वफाक में भी हुकूमत मौजूद होती है, सिंध की अपनी हुकूमत होते हुए भी, वफाक में हर जगह ताल्लुक़ होते हुए भी सब कुछ ये सियासत पे सियासत कैसे? देखें जी, सिंध की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि सिंध में अपोजिशन नहीं है, पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं है। जो अपोजिशन है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की अपनी पैदा की हुई है, चाहे वो MQM हो, चाहे दूसरे लोग बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे कंपेटिटिव पॉलिटिक्स नहीं होगी, जहाँ गवर्नमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे, जहाँ आप उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करके उनको मजबूर नहीं कर सकेंगे कि आप चेंज करें अपना तरीका हुकूमत। सिंध में पीपल्स पार्टी ने कई सालों से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके 17 साल से वो रूल कर रहे हैं। रूरल सिंध में उन्होंने
जो 29 हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अगर आप 18-20 डिस्ट्रिक्ट्स निकाल लें रूरल सिंध की, तो वहाँ उन्होंने फ्यूडल्स बिठाए हुए हैं, उनके हवाले उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है, पुलिस किया हुआ है। वहाँ पे किसी को जरूरत नहीं है कि वो वहाँ पे कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती उनकी मर्जी के बगैर, आपको पता है। तो अब सिंध को उन्होंने फ्यूडलाइज कर दिया है, ट्राइबलाइज कर दिया है, और ब्यूरोक्रेसी तकरीबन जो है बिल्कुल अब जो है प्राइवेटाइज हो गई है। आप के घर में खुदा न खास्ता कोई डाका पड़ जाए, मर्डर हो जाए, आप एफआईआर नहीं करवा सकते जब तक आप किसी बोतार, किसी फ्यूडल से फ़ोन नहीं करवाएंगे। 6 कैनाल हैं, लोगों को जो तफजात हैं ये कहाँ बन रहे हैं, कौन से कैनाल हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं कैनाल है ही नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं जी कैनाल बन गए। वहाँ पे खड़े होके हमारे बहुत सारे सियासतदान दिखा रहे हैं ये कौन कैनाल है, कौन से, किस नाम से, कहाँ बन रहे हैं, लोगों को थोड़ा टेक्निकल बताएंगे। आप देखें इसमें एक तो है CRBC, CRBC एक उसमें वो उसके तो दो हिस्से। 2023 से काम शुरू हुआ है। उसमें दो चीज़ें, एक CRBC जो 1987 और उसके बाद बना था, एक वो है, एक जो मुशर्रफ के वक्त में जो कैनाल्स बने थे ना, उसमें रैणी है, कच्ची है, CRBC है का वो हिस्सा जिसमें पंपिंग के लिए, पंपिंग और ग्रेविटी के तहत KP को पानी देना था। और चौथा है ग्रेटर थल कैनाल। ग्रेटर थल कैनाल का पहला हिस्सा जिसपे मैंने जो अर्ज़ किया वो भी इसमें शामिल है। वो इसमें शामिल है। अब उसका सेकंड फेज़ जो चौबारा है उस पर सिंध को शदीद तोहफ़ात है, वो दैट इज़ इक्वल टू कालाबाग डैम। कालाबाग फजलुल्लाह कुरैशी साहब के बकौल कालाबाग से ये तो फ़ायदा होता जो अगरचे अगर डैम बन जाता तो उसको हर सूबे को मिलता, लेकिन अच्छा हुआ वो डैम ना बना। लेकिन फिर उसके कायम फलाज करके अपना ग्रेटर थल कैनाल चौबारा जो उसका ब्रांच का जो फेज़ 2 है वो एक्टिवेट करना है, जिसके अगेंस्ट सिंध है। फिर चोलिस्तान हो गया जिस पे हमने तफसीलन बात की और शाह साहब ने तफसीलन बात की, और रैणी के नीचे थर कैनाल है बनाना है। थर कैनाल वो थर कैनाल वो थर में बनेगा, सिंध में बनेगा। वो वापडा का एक आइडिया है। वापडा ने इनिशियल उस पर फिजिबिलिटी की है और कोई एक ड्राफ्ट PC1 भी शायद बनाया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध का उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी बना नहीं है, ख्याल में है, आइडिया में है, और उसका कॉन्सेप्ट इज़ विथ वापडा। और वो सिंध इसलिए नहीं बनाना चाहता कि हमारे पास सरप्लस पानी है ही नहीं। जब पानी हमें पीने के लिए नहीं है तो हम एडिशनल लैंड्स कहाँ से करेंगे? पर मनसूबा तो अच्छा है, थर वैसे ही दर बदर रहेगा अगर कैनाल बन जाए तो। सर जब पानी आपके पास हो तो आप कैनाल बनाए ना। हम जब ये कह आप रहे ये हैं, समझते हैं कि ये थर कैनाल ऑलरेडी कैनाल का नाम डाल के कोई ख्वाब दिखाया गया है? नहीं, ख्वाब की बात नहीं है। आपको इस तरह से देखें, हम सिंध हुकूमत और सिंध के लोग ये कहते हैं कि पानी है ही नहीं, इसलिए तो चोलिस्तान के खिलाफ है हम। आप क्या कहेंगे कि 2 कैनाल सिंध में, 4 पंजाब खुद बना रहा है, जब सिंध को भी कैनाल बन के मिल रहे हैं, ज़्यादा एहतजाज तो फिर बलूचिस्तान को करना चाहिए, तो फिर एहतजाज क्या है? भाई मैं ये समझता हूँ कि ये दिखावे के लिए हैं कि हम गुलो गुलजार बना देंगे चोलिस्तान गुलो गुलजार को भी, बना उसको असल में ये सीरियसली सिंध की कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं। जो ये ज़मीनें जो हैं ग्रीन इनिशिएटिव में जा रही हैं ताकि सिंध की जो पॉपुलेशन को है उसको अंडरमाइन किया जा सकते। अगर सिंध में कोई भी पॉलिटिकल अपहीवल सीरियस आ जाए, अभी सीरियस नहीं हुआ है, तो उसको हम क्रश करने के कामयाब हो जाएं। मेरा यही ये मसला कि ये सिंध को कॉलोनाइज करना चाहते हैं और वो कॉलोनाइजेशन आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो चुकी है। उसमें सबसे बड़ी मुजरिम और ज़िम्मेवार सिंध गवर्नमेंट है। शाह भाई, आप क्या कहेंगे कि इन कैनाल को रोकने के लिए आप बहुत सारे वकीलों के साथ, कानूनदानों के साथ खड़े हैं, तो कैसे रोक पाएंगे? सिंध के लोग जो एहतजाज कर रहे हैं वो एहतजाज से सारा कुछ रुक पाएगा, या कोई कौमी या कोई बैन अवी सतह पे एहतजाज करेंगे या कानून की तरफ रुख करेंगे, किसी अदलिया की तरफ, तो ये मामला रुक सकेगा या हमेशा की तरह एहतजाज ही चलता रहेगा? देखिए जी, बात यह है कि एहतजाज जो है ये एक फितरी अमल है और ये स्पॉन्टेनियस है, ये ख़ुद ब खुद पैदा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि ये काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि वो सिंध के लोगों के बुनियादी आइनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये हमारा काम नहीं है कि हम वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ लाखों की तादाद में अपने रोज़गार, स्कूल सब कुछ छोड़ छाड़ के रोडों पे रहें, और ये हुकूमत जो है ये सिर्फ मज़े करे, करप्शन करे, पैसे कमाएं, इनके वज़ीर बिलियनर हो जाएं
और ये आराम से बैठे रहें कि जो इनका काम है वो लोग करें। ये नहीं चलेगा। ये इस हुकूमत को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, इनको सोचना चाहिए कि ये अगर इस तरह मुजरमाना खामोशी अख्तियार करते रहे, अभी तो लोग पुरअमन हैं, जब लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, न फेडरल गवर्नमेंट जवाब दे रही है न प्रोविंशियल गवर्नमेंट जवाब दे रही है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुनाफिकी का एक नया मिसाल कायम करने जा रही है। फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद जो है वो प्रोटेस्ट में शामिल हो रही है। कभी आपने सुना है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या एक गवर्नमेंट जो कोalition का हिस्सा हो वो एहतजाज उनका हो रहा है, कानून के तहत अपना काम करे, वो प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाए? यानी ये सिंध के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, या ये अपने आप को बहुत बड़ा आइंस्टाइन समझते हैं कि ये, यानी जो आइन का रास्ता है, जो कानून का रास्ता है। देखें, CCI के मुताबिक मैं ज़ाती तौर पे शिकायत नहीं कर सकता, या तो फेडरल गवर्नमेंट करेगी CCI में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। और आइन ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी बंद कर दिया है कि जो मामला CCI में जाना है, आइन में लिखा हुआ है वो CCI में जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जा नहीं सकते। तो कोर्ट का रास्ता भी हमारे लिए बंद है, और मैं इनफरादी तौर पे शिकायत भी नहीं कर सकता। ये सारे का सारा मामला जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। अगर वो नहीं निकलेगी तो मुझको जिस बात का डर है कि लोग अब जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता डेस्परेशन बढ़ती जा रही है, यानी एक आम शहरी में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अब कोई फ़र्क नहीं है। ये अपने सारे आइनी और कानूनी जो इनके ऑप्शंस हैं ये भूल गए हैं। अब ये भी रोडों पे आ रहे हैं, तो रोडों पे आ रहे हैं तो इस्तीफ़ा दें और कोalition से निकलें, फिर आ जाएं हमारे साथ, फिर हम सब मिलके करेंगे प्रोटेस्ट। ये जो मुनाफिकी जब हम देखते हैं ना, लोग, इसलिए लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि ये फेडरल गवर्नमेंट तो आराम से बैठी हुई है और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अपने ये सारे जो ये तरीके अडॉप्ट कर रही है जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रोटेस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चाहते ही नहीं है कि ये केनालों का प्रोजेक्ट कैंसिल हो। मैं लेकर सब तरफ आऊँगा कि अरसा क्या चाहती है, हुकूमत तो चाहती है या नहीं चाहती। अरसा क्या चाहती है कि पानी की जो तकसीम है वो मुनसफाना हो, पाकिस्तान के अंदर सब लोगों को बुनियादी हुकूक मिले, या वहाँ पे भी कुछ खेल हो रहे? नहीं, आप देखें, इरसा जिस तरह पाकिस्तान में 20 इदारे हैं, उसमें इरसा एक इदारा है जिसका मैंडेट और जिसका जो फंक्शनलिटी वो कहता है कि जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, जिस तरह से जिस सूबे के जो हक है उसको वो पानी मिलना चाहिए। उसके लिए सूबों के अपने गवर्नेंस सिस्टम स्ट्रांग होने चाहिए, और वहाँ पे जो वाटर डिस्चार्ज मेजरमेंट्स हैं वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। और ओवरऑल जो शाह साहब ने जो बात की, जो गवर्नेंस अगर बेहतर होगी तो इदारे खुद ब खुद काम करना शुरू कर देंगे। अगर उस गवर्नेंस के हवाले से कमज़ोरियाँ होगी तो इदारे खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएंगे। और इस वक्त ये दिस इज़ मोर पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल होना भी चाहिए। और हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ने बहुत अच्छी तरह से रोड मैप भी दे दिया है कि उस पर अमल करके हम न सिर्फ अपने इदारों को बेहतर कर सकते हैं और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से कि शमूलियत वाली तरक्की पूरे पाकिस्तान, भाई डेल्टा है, पाकिस्तान का डेल्टा है, 6th लार्जेस्ट डेल्टा, इंडस डेल्टा, जो वो दुनिया में अगर 6th लार्जेस्ट है, समथिंग विच इज़ इन सिंध, वो पाकिस्तान का डेल्टा है। ठट्ठा, सुजावल, बदीन, हम वो जो इस वक्त पाकिस्तान के गरीब तरीन अजला हैं, 84% ऑफ द पॉपुलेशन मल्टी लेवल पावर्टी में गिरी हुई है। 83 से 86% ऑफ पॉपुलेशन वो जो है रूरल उसमें रही है, जो 1930 में सबसे खुशहाल इलाका था। तो क्या हुआ है, जो खुशहाल इलाके हैं वो वीरान हो गए हैं और नए इलाके और लिमिटेड आबादी और लिमिटेड लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इस पर सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल में सिंध का जो ये एहतजाज है वो इसलिए भी है कि अब हमारे दुकान में कुछ नहीं है जिसमें हम कहें कि भाई यार, अगर यार आपने ग्रेटर थल बना लिया, आपने 1859 से लेके मुसलसल जाके 2003 तक ये मुसलसल वो आप प्रोजेक्ट्स बनाते रहे, अब पीछे हमारे लिए पीने का पानी नहीं है, हमारे सस्टेनेंस और ज़िंदगी का मामला है। तो इसको इसी नज़र से देखें, और यही पाकिस्तान की जमहूरियत और वक़ार का सवाल है जिस पर इस तरह से सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए।
सारे सूबों के लोगों को भी सोचना चाहिए। आप एक दानिश्वर हैं, क्या सोचना चाहिए कि ज़िंदगी मौत के जो चौराहे पे कौम पानी के मसले पे लड़ रही है, एहतजाज हो रहे हैं, बड़ी जंग का ख़तरा है। जैसे शाह साहब ने भी कहा कि अगर ये अनारकी रही तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में बहुत सारी मुसीबतें देखेंगे। पानी की ये जंग, बाकी जंगें, लसानियत, फसाद, सियासत, इस मुल्क को कैसे बचाएंगे? बहुत आसान काम है। पॉलिटिकल रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अब ये जो मैंने आपको कहा कि इलीट क्लास है, इनका दौर गुजरने जा रहा है और इसकी जगह अगर मिडिल क्लास पॉलिटिक्स में आ जाए तो रिप्लेसमेंट हो सकती है। एक ये इलाज है। दूसरा है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि तारीख का डस्ट बनती जा रही हैं। उसकी जगह आपको पॉलिटिकल अल्टरनेट देना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, मिडिल क्लास का पॉलिटिक्स में आना, दूसरा ये है कि पॉलिटिकल अल्टरनेट आप पैदा करेंगे तो ये मुल्क चल सके। मिडिल क्लास तो रोडों पे, रास्तों पे नहीं, खड़ी ये है, मिडिल एहतजाज क्लास- कर रहे हैं। फिर ये मिडिल कौन है? क्लास जो आपके फ्यूडल एंटिटी को, फ्यूडल सोच को, इनको रिप्लेस करे पॉलिटिकली आगे आए। मैं बार बार पॉलिटिक्स की बात करता हूँ। आप जहाँ से भी चलेंगे, जो भी रास्ते रोम को जाते हैं वो इस हवाले से जाते हैं कि यू हैव टू इन्वॉल्व यूर सेल्फ। मेहरबानी अमाना शेख साहब, मेहरबानी एहसान लिगारी साहब, मेहरबानी शाह बोस्तो साहब। आज हमारे साथ खरी बात में शाह बोस्तो साहब, एहसान लिगारी, अमाना शेख साहब ने पानी के मसले पे ख़ास करके जो शेख कैनाल बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 4 कैनाल पंजाब के अंदर, 2 कैनाल सिंध में बनने की जो बात हो रही है, उस पर सिंध और बलूचिस्तान के जो तफसात हैं, कानूनी, आइनी और सियासी, माशी तौर पे हल ढूंढने की, या क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, क्या होना चाहिए, तीनों मेहमानों ने खुल के काफ़ी बातें समझाने की कोशिश की, मगर हज़ारों बातें तीनों मेहमानों के दिल में रह गई क्योंकि प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है। ये ऐसा संजीदा मौजू है जिस पे जितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि ये कोई 1 घंटे की, 1 दिन की, 1 महीने की, 1 साल की कहानी नहीं है, सदियों की कहानी है। इसमें बात भी फिर सदियों जितनी करने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रोग्राम खुल के हमें और खरी बात करनी चाहिए। जब तक हम अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ, अपनी धरती, अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ सच्चाई के साथ आईना नहीं दिखाएंगे, तो इस मुल्क के अंदर अगर पानी नहीं होगा तो भूख, प्यास, फसल तबाह होते जाएंगे। और मोहनजोदड़ो माजी में अगर 7000 साल पहले तबाह हुआ तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह तबाह हो सकती हैं। हमें इस मुल्क को बचाने के लिए सबके साथ मफाहमती तौर पे बात करने की ज़रूरत है, डायलॉग करने की ज़रूरत है। एहतजाज अगर हो रहा है तो वो भी हमारे अपने हैं इस मुल्क के लिए। बहुत सारी आज हमने खुल के खरी बात की है। आने वाले प्रोग्राम में अपने मेज़बान हमीद भट्टो को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।